विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी लॉकडाउन के चलते हुए कक्षाएं हमारी बाधित हो रही है। उसको देखते हुए सरस्वती विद्या मंदिर ने ऑनलाइन क्लासों का आयोजन किया है। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। आप कक्षा 5 से कक्षा 6 में आ चुके हो। आज हम कक्षा 6 के हिंदी पाठ्य पुस्तक की कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे कि हिंदी पाठ्य पुस्तक में कितने पाठ हैं और व्याकरण के भाग में कौन कौन से टॉपिक आएंगे। सबसे पहले हम पाठ के बारे में चर्चा करते हैं। तो हमारे इस पाठ्य पुस्तक में कुल 15 पाठ है। पहला पाठ है ही मातृभूमि हमें वर दो। ये कविता का पाठ है जिसमें मातृभूमि से संबंधित अपने को कविता बताई गई है। तो हमें मातृभूमि का आदर सम्मान करना चाहिए। हमें मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक का भी न्यौछावर करना चाहिए। दूसरा है नादान दोस्त। ये कहानी है जो सुप्रसिद्ध जो लेखक हुए हैं मुंशी प्रेमचंद जी। उनके मुंशी प्रेमचंद के बारे में हम जानते हैं ये सबसे बड़े कवि हुआ करते थे। इनका जो मूल नाम है वो धनपत राय था और इसके अंदर दोस्ती से संबंधित बातें बताई गई है। जो दोस्ती होती है वो किस प्रकार अपन निभा सकते हैं। उसके बाद है मच्छर बाबू। अब ये व्यंग्यात्मक पाठ है, एकाकी का है। बलदेव प्रसाद ने लिखा है कि मच्छरों से हमें कौन कौन से रोग होते हैं, किस किस प्रकार के मच्छर होते हैं और वो हमें किस प्रकार नुकसान पहुंचाते हैं और मच्छरों से हम अपनी किस प्रकार रक्षा कर सकते हैं। चौथा पाठ आता है वर्षा समीर। अब ये वर्षा समीर एक कविता है जो सुप्रसिद्ध लेखक हरिवंश राय बच्चन जिनका संबंध इलाहाबाद से था। और हम जानते हैं ये हरिवंश राय बच्चन कौन है, आप भली बात ही जानती हो कि अपन जो बॉलीवुड के अपने सुपर स्टार जिसको कहते हैं अमिताभ बच्चन, उनके ये पूजनीय पिताजी है और ये बहुत बड़े कवि हुआ करते थे। इन्होंने ये लिखा है कि जो वर्षा का समीर का मतलब आप समझते हो हवा, वर्षा के मौसम के अंदर जो हवा चलती है वो किस प्रकार की हवा होती है, मदमस्त मधुसिक्त हवा, और उसका हवा का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। उसके बाद है अगला पाठ है सहेली। अब ये कहानी है, इसके अंदर एक छोटी सी बालिका होती है जो चल फिर नहीं सकती और बालकोनी के अंदर बैठी होती है और एक अनजान पक्षी आता है और बालकोनी की छत के ऊपर आकर गिर जाता है। वो उसे पालती है, उसका इलाज करती है और बाकी वाली सहेलियों से उसका मेल जोल बढ़ जाता है। इसके कारण एक सामान्य पक्षी के कारण पद्मा राव ने लिखा है इसको। उसके बाद है मनोहर। ये एक संस्मरण है। संस्मरण का मतलब पुरानी याद की हुई जो घटनाएं होती है उसको जब अपन वापस लिखते हैं तो वो संस्मरण के माध्यम से लिखा जाता है। और ये मनोहर एक छोटा सा बालक था जो चाय के ठेले पे काम करता था और जब बड़ा हो जाता है तो उसके बाद लेखक जो होता है वो लेखक उस बालक को उसी जगह ढूंढने के लिए आता है कि वो बालक वहाँ है या नहीं है, लेकिन वो बालक वहीं मिल जाता है। बालक से चर्चा होती है, वो उसकी जान पहचान होती है, पुरानी बातें याद ताज़ा होती है और उसके बाद जो उन दोनों के मध्य वार्तालाप होता है उस वार्तालाप को इस पाठ के अंदर बताया गया। भक्ति माधुरी ये पद है सूरदास और रसखान, ये बहुत बड़े कवि हुआ करते हैं। अब सूरदास के बारे में हम जानते हैं कि सूरदास वही है जिन्हें लोग कहते हैं कि जन्म से अंधे थे, कोई कहते हैं बाद में अंधे हुए। दोनों ही कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि हुआ करते थे और दोनों ने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर अपने पद रचित किए हैं। गुलाब सिंह एक कहानी है अंग्रेजों के समय की जिसके अंदर एक छोटा सा बालक होता है, अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन के अंदर हाथ में तिरंगा झंडा उठाए अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज़ उठाता है और आवाज़ उठाते वक्त ही उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन वो अपने हाथ में आया हुआ झंडा नहीं छोड़ता और भारत माता की जय बोलता है। इस प्रकार की कहानी है जो सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। अब अपन जानते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जिन्होंने एक मशहूर कविता लिखी है झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, वही कवियत्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत कविताएं कहानियाँ लिखने का इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके बाद है हमारी धरोहर तीर्थराज मुचकुंद। अभी मुचकुंद निबंध विधा के अंदर लिखा गया है। मुचकुंद जो जगह है वो धौलपुर जिले के अंदर आई हुई है। धौलपुर से मात्र 2-3 किलोमीटर दूर है और ये मुचकुंद महाराज की एक तपोभूमि है और ये एक अच्छा तीर्थ स्थल माना जाता है जहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में लोग घूमने के लिए जाते हैं, दर्शनार्थ जाते हैं। और मुचकुंद सरोवर अपने आप में एक पवित्र सरोवर है, ठीक है। उसके बारे में पूरा वर्णन किया गया है। हमें अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को किस प्रकार उसको सुरक्षित रखा जा सकता है, किस प्रकार। उसके बाद है नीति सुधा। नीति सुधा के अंदर जो दोहे हैं नीति से संबंधित जो हमें कुछ न कुछ शिक्षा देने का काम करते हैं। जैसे इसके अंदर देखो रहीमदास जी के हैं, बिहारी दास जी के हैं
बाकीदास, गुरंग और चतर सिंह। इन्होंने जो लोगों की रचना की है वो सारे नीति संबंधी है। अब हम जानते हैं भली बात है, नीति संबंधी दोहे वो दोहे होते हैं जो हमें परोपकार के बारे में, अच्छी बातों के बारे में और अच्छी शिक्षा पर जानकारी याद है, उस प्रकार के लोगों की रचना इसके अंदर दी गई है और इसको अपन विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। उसके बाद है चंबल की कहानी। अब देखो ये चंबल का जो क्षेत्र है जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के अधिकांश भाग में है। अब राजस्थान का जो चंबल वाला भाग है तो अपन भली बात ही जानते हैं, जो अपने 4-5 जिले हैं वो चंबल के अंदर है। जैसे कोटा है, कोटा अपने चंबल के अंदर आया हुआ। चंबल एक अपनी यहाँ की एक नदी है बहुत बड़ी। और चंबल का जो क्षेत्र है जो कोई समय में बीहड़ क्षेत्र कहलाता था, जहाँ डाकू बहुत बहुतायत संख्या के अंदर थे, लेकिन वर्तमान में अब ये औद्योगिक क्षेत्र बन चुका है क्योंकि जंगलों को काट दिया गया है, जिसकी वजह से चंबल के क्षेत्र को बहुत नुकसान हुआ है। इस कहानी के अंदर चंबल बता रहा है कि मेरे ऊपर जो नुकसान हुआ वो लोगों ने अपने खुद की स्वार्थ की पूर्ति के लिए ऐसा काम किया। ऐसा काम मत करो क्योंकि इसी से आपको भी नुकसान होगा। मुंडमाल। अब मुंडमाल पाठ का आशय पहले समझ लीजिए। मुंडमाल का मतलब होता है कटे हुए सिर की माला। अब ये कहानी है शिव पूजन साय की। ये कहानी है चूड़ावत सरदार और हाड़ी रानी से संबंधित। आपने ये कहानी पहले भी सुनी होगी। युद्ध के मैदान के अंदर जब चूड़ावत जी औरंगजेब से युद्ध लड़ रहे होते हैं तब उनका ध्यान अपनी पत्नी के अंदर होता है। वो युद्ध को सही तरीके से लड़ नहीं पाते। हाड़ी रानी तक ये सूचना पहुंचती है तो हाड़ी रानी चिंतित हो जाती है कि जब तक मेरे पति का मोह मेरे अंदर रहेगा तब तक वे युद्ध नहीं जीत पाएंगे। वो अपने सेवक के साथ अपना कटा हुआ सिर थाल में सजाकर युद्ध के मैदान में भेज देते हैं। और जब कटा हुआ सिर चूड़ावत जी देखते हैं तो वो रौद्र रूप धारण करके औरंगजेब की सेना पर टूट पड़ते हैं और अंत में चूड़ावत जी की विजय होती है। यानी इस पाठ के अंदर अपने को शिक्षा मिलती है कि जो भारत के अंदर ऐसी कई पतिव्रता नारियां हुई थी जिन्होंने अपने पति के लिए अपने प्राणों तक का भी बलिदान दे दिया। अगला पाठ आता है धरती दोराही। अब ये कविता है कन्हैयालाल सेठिया द्वारा। कन्हैयालाल सेठिया राजस्थान के चूरू जिले के अंदर पैदा हुए थे, वैश्य परिवार के से थे। और इन्होंने ये कविता इतनी शानदार तरीके से लिखी है कि अपनी जो मरुभूमि है जिसको अपन कहते हैं रेगिस्तान की भूमि, उसको स्वर्ग से भी बढ़कर बताया है। और उसकी जो जो खूबियाँ थी वो इस कविता के अंदर राजस्थानी भाषा के शब्दों के अंदर इसको बखान किया गया है, जिसको अपन विस्तार पूर्वक से पढ़ेंगे। उसके बाद अगला पाठ है शहीद बकरी। अब ये कहानी है जिसके अंदर एक बकरी होती है जो अपने झुंड के साथ रहती है। अब रोज एक बकरी कम हो जाती है, भेड़िया खा जाता है, लेकिन ये जो बकरी होती है ये उससे लड़ना चाहती है। वो कहती है जब तक अपन किसी अत्याचारी के विरुद्ध एक साथ मिलकर आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक अत्याचारी के अत्याचार से हमारी रक्षा नहीं हो सकती। तो ये अकेले ही उससे लड़ पड़ती है, लड़ के मर भी जाती है, लेकिन फिर भी गौरवान्वित महसूस करती है क्योंकि इसने क्या किया, अत्याचारी का निडरतापूर्वक सामना किया। अयोध्या प्रसाद गोयली ने ये कविता कहानी लिखी है। उसके बाद है योग और हमारा स्वास्थ्य। अंतिम पाठ है जो योग से संबंधित। अब देखो योग और स्वास्थ्य हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि जो योग होता है ये हमारे मानसिक और शारीरिक दोनों का विकास करता है। जैसे अपन योगों के बारे में जानते हैं, कई प्रकार के योग और आसन हम देखते हैं, जैसे मयूरासन, चक्रासन, गरुड़ासन, ठीक है, हलासन। ये अलग अलग आसन होते हैं। इन आसन को प्रातःकाल या सायंकाल भूखे पेट किया जाता है और जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ठीक है, ये निबंध का पाठ है जिसे राज नारायण तिवारी जी ने। ठीक है, अब ये तो हो गया पाठ्य पुस्तक से संबंधित बात। अब कुछ व्याकरण से संबंधित पाठ देख लीजिए। व्याकरण हमारे लगभग 40 अंक का भाग है। ये पुस्तक का भाग जो होता है ये लगभग 60 अंक का होता है। 40 अंक के व्याकरण में अपन देखते हैं शुरू से जो पहला टॉपिक होता है वर्ण विचार, वाक्य विचार, ये तो होते ही। उसके बाद संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, काल, कारक, ठीक है, ये पाठ हो गए। उसके बाद रचना से संबंधित महत्वपूर्ण भाग होते हैं। अब देखो रचना, अब कक्षा 5 से आप जब कक्षा 6 में आ गए हो तो रचना को समझ लीजिए। रचना का मतलब जिसके अंदर अपने को खुद से कुछ न कुछ लिखना पड़ता है। केवल प्रश्न आता है कि भाई इस टॉपिक पर आप निबंध लिखिए, जैसे दिया स्वतंत्रता दिवस पर 200 शब्दों में निबंध लिखिए। अब उसके लिए अपने को स्वतंत्रता दिवस के बारे में कुछ जानकारी आवश्यक होती है
वो जानकारी अपने को जुटानी पड़ती है। उसके बाद उसको बिंदुवार तरीके से, जैसे प्रस्तावना पहला बिंदु और अंतिम बिंदु, उसकी मध्य मुख्य बिंदु होते हैं, उनके ऊपर अपने को टॉपिक वाइज उसको बताकर और उसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाता है। इसको कहते हैं रचना से संबंधित पत्र होते हैं। प्रार्थना पत्र आपके कोर्स में है, शुल्क मुक्ति पर है, स्थानांतरण के ऊपर है, उसके अलावा अवकाश के ऊपर। ये 3 प्रार्थना पत्र आपके मुख्य है, इसके ऊपर आपके प्रश्न आते हैं। अब बच्चों, आज मैंने आपको जो पाठ्य पुस्तक और व्याकरण से संबंधित जो चीज़ें बताई है, इन चीज़ों को आप एक बार ध्यानपूर्वक समझ लो, इस वीडियो को देखिए और अगली बार जब नेक्स्ट हम वीडियो पर जब आएंगे तब आपको किसी एक बिंदु पर विस्तार पूर्वक चर्चा बताएंगे। अब मैं आपसे निवेदन करता हूँ, घर पर रहो, सुरक्षित रहो, अपने परिवार के साथ रहो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखो और दूसरे बच्चों को भी प्रोत्साहन करो। इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।